हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। मैं हूं डॉक्टर अनीता और आप लोग मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीता शिक्षा पर। और जो लोग अभी नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल से वाकिफ़ नहीं हैं, उन्हें मैं बता देना चाहती हूं कि आपके 6th से लेके 12th क्लास तक की जितनी भी इंग्लिश की बुक्स हैं जो कोर्स में चलती हैं, चाहे वो सीबीएसई की हों चाहे वो आरबीएसई की हों, उन चैप्टर्स को मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। उनका हिंदी में समरी भी बताती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करती हूँ और ग्रामर पोर्शन को भी समझाती हूँ। तो जो बच्चे नए हैं वो अब मेरे चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में भी आप लिखिएगा कि आपको कैसा लगता है जो आप पढ़ते हैं, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस साल जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के जो पेपर्स का जो पैटर्न चेंज हुआ है 10th एंड 12th का, सबसे पहले मैं आरबीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करूंगी। और आज ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ कि वो अपने एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लें, किस तरह का पेपर आएगा। एक पेपर भी मैं आज उनके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो अगर चाहें तो उस पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर वो लोग नोट भी कर सकते हैं कॉपी में जो क्वेश्चंस हैं उनको पॉज करके, और खुद उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके मतलब बोर्ड के पेपर में जो पेपर आने वाला है उसको पूरे को आप समझिए। पूरी आंसर्स मैं आज डिस्कस करूंगी और मुझे लगता है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज हम सिर्फ एक ही पेपर करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट भी जब मैं वीडियो लेके आऊँगी उसमें हम एटलीस्ट 10 पेपर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, सो दैट यू कैन मेंटली प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपको किसी तरह का डर नहीं रहे, आपको दिमाग में एकदम क्लियर हो कि कौन से नंबर के जो क्वेश्चन हैं उस पर आपके किस तरह का पैटर्न है। यानी पैसेज में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी क्रम संख्या क्या होगी, जो ग्रामर में क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी क्रम संख्या क्या होगी, या जो पोएट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो कौन कौन से नंबर पे आप एक्सपेक्टेड हैं। तो आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपके माइंड में एक पूरा पाथ बन जाएगा कि अच्छा ये पेपर इस तरह से आएगा और मुझे ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पेपर। और 12th क्लास के बच्चे भी निराश ना हों, क्योंकि जैसे ही 10th का पेपर मैं डिस्कस कंप्लीट करूँगी करना, उसके बाद में 12th क्लास के पेपर को भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 का मॉडल पेपर, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर शुरू करने से पहले कि जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि किस तरह का 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, सभी बच्चे आप लोग नए हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसमें आपको जो टोटल यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो 6 हैं और 6 आपके दिमाग में आपको सेट करने हैं कि किस किस तरह से आपको इस पेपर में शुरुआत करनी। सबसे पहले कैंडिडेट्स मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। सबसे पहली बात, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर सबसे पहले आप लोग अपना रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद में आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं, यानी आपको सभी क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो जितना समझ में आता है उसके आधार पर आप आंसर लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप समझ रहे हो वो सही हो और आप उस क्वेश्चन में नंबर गेन कर पाएँ। तो छोड़ना नहीं है आपको, कोई भी क्वेश्चन को कोशिश करनी है उसको अटैम्प्ट करने की। थर्ड जो इसका इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि राइट द आंसर्स टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, कि जो आपको एक आंसर बुक मिलेगी उसी के अंदर आपको आंसर्स लिखने हैं और कहीं पर भी नहीं लिखने हैं। यानी क्वेश्चन पेपर पे आपको आंसर लिखने नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास ही रह जाता है और आंसर बुकलेट ही जमा होती है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन देखिए, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। जैसे इस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए 10 पार्ट्स हैं, यानी अगर वो जैसे अभी हम इस पेपर में भी डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो उसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पोर्शंस हैं, तो वो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको 1 2 3 4 या ABCD जो भी क्रम संख्या दी हुई होगी पेपर में उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो जो क्वेश्चन बुक नंबर बुकलेट में लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में वो ही आपको आंसर करके करना है। क्वेश्चंस आपको उतारने ज़रूरी नहीं होते हैं एग्ज़ाम में, आप डायरेक्टली आंसर्स लिखिए ताकि आप अपना टाइम स्पेयर कर सकें, बचा सकें आगे क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एज मैंशनड इन द क्वेश्चन पेपर। ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई
कि एकदम सीरियल नंबर जो है वो आप एकदम सही लिखिए, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे तो भी उसको समझ में आएगा। वेटेज फॉर मार्क्स फॉर द क्वेश्चन इज़ एज फॉलोज। अब वेटेज किस तरह से नंबर की दी हुई है ये देखिए आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि जो आपका एग्ज़ाम का जो इस साल जो पेपर होगा उसमें सेक्शन ई तक यानी ए बी सी डी और ई क्वेश्चन ई तक सेक्शन होंगे, और इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पेपर करना। तो जो सेक्शन ए है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 10 क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे आप, तो हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से आप एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 1 से लेके 10 तक पोर्शन है, फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से 20 क्वेश्चंस आपके होंगे। एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं, सेक्शन ए में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है समझने में, लेकिन सेक्शन ए का बहुत सिंपल है कि 20 नंबर का प्रश्न होगा सेक्शन ए में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसके 10 उसको डिवाइड किया है सब क्वेश्चंस होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक 9 क्वेश्चंस और होंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2 से लेके 11 तक 10 क्वेश्चंस और होंगे, तो 10 + 10 20 क्वेश्चंस होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। उसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन बी में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 19 तक जो क्वेश्चंस नंबर्स होंगे वो आपके सेक्शन बी में होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। और इस तरह से जो 8 ये क्वेश्चन आएंगे, ये 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, तो टोटल 16 मार्क्स होंगे। फिर सेक्शन सी आप देखिए, जिसमें 20, 21, 22 और 23 यानी 4 ही क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में हैं, और चारों क्वेश्चंस जो हैं वो 4-4 नंबर के होंगे, तो टोटल 16 मार्क्स आपको इसके क्वेश्चंस इस पोर्शन में मिलेंगे। सेक्शन डी में 24 और 25 यानी 2 ही क्वेश्चन आएंगे सेक्शन डी में, जो 5-5 नंबर के होंगे, और दोनों के 10 नंबर आपके मार्क्स होंगे। उसके बाद में सेक्शन ई आप देखिए 26, 27 एंड 28 यानी 3 क्वेश्चन होंगे जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 18 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से आपके जो पोर्शंस हैं वो डिवाइड किए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, और जैसे जैसे आप मॉडल पेपर्स को डिस्कस में करती जाऊँगी आपको एकदम समझ में आने लग जाएगा कि कैसे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट हुआ, इसमें ये पैसेज है, और इस पैसेज में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो वी शुड रिमेंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2, 3, 4, 5, 6 यानी ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन इस पैसेज में आ गए। फिर 7 और 8 जो है वो एक्टिव पैसिव में से आया है। 9 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में से आ गए। फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने पहले भी बताया कि 12 नंबर के क्वेश्चन से आपका सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर जो ये क्वेश्चन आपके 11 क्वेश्चंस आए हैं, यानी जो टोटल 11 नंबर तक के जो क्वेश्चंस आए हैं वो 20 नंबर के हैं, उनको किसी भी तरह से डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग पोर्शंस में। तो ये 20 नंबर का पोर्शन है जिसमें पहले आपको ये पैसेज दिया हुआ है। उसके बाद में मैं आपको पहले एक बार पूरा पेपर बता देती हूँ। सेक्शन बी में देखिए आपको 12, 13, 14 एंड 15 यानी 4 क्वेश्चन इस पैसेज के अटेंड करने हैं। उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो यहाँ पे देखिए 12, 13, 14 एंड 15 यानी कि ये जो आपके नंबर्स हैं ये इस पैसेज के अंदर से क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो चारों क्वेश्चन हैं 12, 13, 14, 15 ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। तो इस तरह से ये 2 + 2 + 2 + 4 2 तो टोटल आप देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो 16, 17, 18 एंड 19 यानी 4 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि 8 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में, 4 एक पैसेज में आ गए, और उसके बाद में 16, 17, 18 एंड 19 जो हैं ये 4 आपके दूसरे पैसेज में आ गए। तो इसमें वापस आप यहाँ पे देखिए ये वापस आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से जो सेक्शन बी है उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन हुए,
टोटल आपके 8 क्वेश्चन हुए, 4 एक पैसेज में और दूसरे 4 एक पैसेज में, और दोनों के दोनों जो 8 क्वेश्चंस हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। तो 16 मार्क्स का आपका सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन सी आप देखिए, सेक्शन सी में 20, 21, 22 एंड 23 यानी टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। वो भी वापस इसमें पैसेज आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें फिर पैसेज आ गया है, और उसमें ये जो 4 क्वेश्चन आए हैं ये आपके चारों जो क्वेश्चन हैं ये आपके एक एक नंबर के आए हैं। तो इस तरह से ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें चॉइस है, यानी एक पैसेज पहले ऊपर दिया हुआ है, उसी में साथ में दूसरा पैसेज है। इन दोनों में से जहाँ पर भी आपको और लिखा हुआ होता है वहाँ पे उसका मतलब ये है कि आपको दोनों में से एक ही पैसेज को अटेंड करना है, या तो आप ऊपर वाले को अटेंड कर लीजिए या नीचे वाले को अटेंड कर लीजिए। तो यानी 20, 21, 22, 23 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चॉइस मिलेगी, और उस चॉइस में या तो आप इन 4 क्वेश्चंस को अटेंड करिए ये जो एक पैसेज में दिए हैं, या फिर आप जो इसके नीचे सेकंड पैसेज दिया हुआ है उसके जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से किसी को भी अटेंड करिए। यानी आपको एक पैसेज के 4 क्वेश्चन ज़रूरी हैं अटेंड करने, क्योंकि 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 23 नंबर पे आपके आए हैं। उसके बाद में आप आगे देखिए 21 नंबर पे जो आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 4 नंबर का आपको 2 चॉइस दी हुई हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। 21 नंबर पे 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 चॉइस में से एक करना है 21 पे, उसी तरह से 22 पे, उसी तरह से 23 पे, और उसी तरह से 24 पे। 24 नंबर जो है वो आपका सेक्शन डी में चला जाता है, इसलिए 23 नंबर तक यानी 20, 21, 22 एंड 23 ये जो 4 क्वेश्चन हैं आपके, ये चारों क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे और 16 मार्क्स का आपको इसमें स्कोर करने हैं। उसके बाद में आपका देखिए सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 पे पैराग्राफ दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर इसमें भी आपको चॉइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, दोनों में से कोई भी एक करना होगा। और ये दोनों क्वेश्चन थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है, जितना भी आपको समझ में आए आप इनको अटेंड कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन जो आपका है ई। सेक्शन ई में 26, 27 एंड 28 3 ही क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, तो कोई ना कोई ऐसी चॉइस होगी जो आपको आता होगा। तो जैसे 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर का होगा, 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर का होगा, और 28 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर का होगा। तो अगर मैं आपको दोबारा से पूरा का पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप ए, बी, सी, डी और ई के जो सेक्शन हैं उनको देखें, तो सबसे ज़्यादा जो ई सेक्शन है उसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन तीनों क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम में आप देखिए 6-6 नंबर के उनके मार्क्स हैं। ये देखिए 26, 27 एंड 28 में 6-6 नंबर के ये 3 क्वेश्चन ही आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। फिर अगर हम डी सेक्शन में चलते हैं ऊपर की तरफ, वापस मैं आपको इसको रिवाइंड कर रही हूँ कि 24 नंबर से लेके 25 यानी सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जो दोनों 5-5 नंबर के हैं। तो आप सेट कर लीजिए अपने दिमाग में कि सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चन हैं 6-6 नंबर के आएंगे, सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन हैं जो 5-5 नंबर के आएंगे, और सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे जो 4-4 नंबर के आएंगे, 20, 21, 22 एंड 23 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे। और उसके ऊपर जब हम चलते हैं तो 12 से लेके 19 तक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और उसके ऊपर सेक्शन ए में 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे पेपर को, हमारे को ये एकदम क्लियर होता चला जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ज़्यादातर आपके पूरे के पूरे जो 20 नंबर का जो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। तो 4 उसमें चॉइस होंगी हर क्वेश्चन में, तो आपको एक ए, बी, सी, डी में से एक को सिलेक्ट करना होगा। तो बच्चों ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो पहले मैंने भी आपको ऊपर पेपर पूरा बताया था उसमें शायद ये पेपर ये जो पेज है ये
शो नहीं हुआ था आपको, तो आप इसको देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो गया था वो वहाँ पर। तो फर्स्ट जो पेज है वो ये वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसको 10 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, और ए, बी और सी करके, और उसमें उन 10 पोर्शंस को डिवाइड किया गया है। जैसे अब इसमें आप देखिए सेक्शन ए जो है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब ये देखिए सेक्शन ए जो है, इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है उसमें उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5। वैसे ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ए है, और उसका ये फर्स्ट जो है वो ए पार्ट है। उसी तरह से फिर ये बी है, और उसके बाद में एक नीचे सी और आपको देखने को मिलेगा। तो जो ए पोर्शन है उसके अंदर 5 इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 एंड 4। इन चारों में से आपको एक जो सही आंसर है उस पर टिक करना होता है, या फिर उसको आप ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं, पूरी की पूरी लाइन उतार सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीधा ही लिखेंगे क्वेश्चन। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको क्या लिखना होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। तो इस तरह से आप सिर्फ आंसर लिख के भी उस क्वेश्चन को आंसर बुकलेट में लिख पाएंगे। तो फर्स्ट जो है, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी उबलता है। तो उबलता है के लिए यहाँ पर आएगा बॉयल्स, तो इसका आंसर होगा सी, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द थीफ डैश बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें मैंने ये आपके लिए लिख के रखा है, इसको आप समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 तरह से पूछते हैं, 2 तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है। या तो देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बिफोर लिखा हुआ है, और उसके बाद में आप देखेंगे बिफोर के बाद में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म दी हुई है, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, द थीफ डैश बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी जो चोर है वो भाग चुका था पुलिस के आने से पहले ही। तो बिफोर करके जब भी होता है तो उसके पीछे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और उससे पहले अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होता है तो यहाँ पे आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए इसका आंसर होगा हैड एस्केप्ड। अब ये क्वेश्चन अगर इस तरह से ना देख के थोड़ा सा घुमा के दे देते, यानी अगर इसको ऐसे लिख देते, द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस डैश, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि जब आगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है तो बिफोर के बाद में हमारे को वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो ये दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती, यानी अराइव्ड हो जाता, और अगर यहाँ पे दे रखा है तो आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस टाइप का एग्ज़ाम में, तो इसको आप बिल्कुल गलत मत करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरुण डैश व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे, यानी जब मैं कल तरुण से मिला तो वो पढ़ रहा था, तो यहाँ पे आंसर होगा वॉज स्टडिंग। तो तरुण से जब मैं कल मिला तब वो पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज सन डैश टू स्कूल डेली, जहाँ पे डेली शब्द आ जाता है इसका मतलब कि वो रोज का काम होता है, तो यहाँ पे हिज सन गोज़ टू स्कूल डेली, यानी उसका बेटा रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पे गोज़ होगा। ट्राई हार्ड एंड वन डे यू डैश सक्सेस, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, तो यहाँ पे आंसर होगा विल गेट, क्योंकि ये भविष्य की बात हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ए पोर्शन के 5 हमने क्वेश्चन करे जो एक एक नंबर के थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट कर रहे हैं, और बी पार्ट के अंदर दिया हुआ है 6 7 8। अब ये जो बी पार्ट हम कर रहे हैं, ये अब इस बी पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि इसको डिवाइड किया गया है 6 7 8, यानी 3 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो अब देखिए, द पोएम डैश बाय हरि, यानी पोएम किसके द्वारा लिखी हुई है,
इज़ रिटन बाय, इज़ रिटन बाय होगा नहीं, वॉज रिटन होगा। अब आप खुद सोचिए कि क्या हो सकता है। जब क्वेश्चन दिया हुआ है हरी हैज़ रिटन अ पोएम, तो आप इसको चेंज कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो इसलिए अ पोएम हैज़ बीन रिटन आएगा इसका आंसर। अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हरी, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया इन्होंने। ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि आपको इन क्वेश्चंस को, इन तीनों प्रश्नों को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो है हरी हैज़ रिटन अ पोएम, इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आ गया, अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फुटबॉल पहले आया है, इसलिए फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा इज़ बीइंग प्लेड। नेक्स्ट देखिए, ही किल्ड अ स्नेक, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अ स्नेक वॉज किल्ड, क्योंकि मार दिया था ना, तो इसलिए अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। तो इस तरह से जो बी को है फर्स्ट क्वेश्चन का बी पोर्शन के तीनों हमने कंप्लीट करे। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। तो अब जब हम सी पार्ट करेंगे, ये देखिए ये आपका सी पार्ट है, इसमें आपको दो दिए हुए हैं 9th and 10th। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल एंड राइट द आंसर इन योर बुक, आंसर बुक। तो इसमें सिर्फ मॉडल्स दिए हुए हैं, मॉडल के 2 क्वेश्चन हैं, तो आपको इनमें से चूज़ करके आंसर लिखना है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन टुडे, की संभावना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर होगा माइट। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे, यानी संभावना है बरसात होने की। यहाँ पे आपको दिया हुआ होता है उसे क्वेश्चन के लास्ट में कि आप किस चीज़ को यूज़ करें। जैसे प्रोबेबिलिटी के लिए आपने माइट यूज़ कर लिया। इस क्वेश्चन में टू ड्राइव अ व्हीकल यू डैश हैव अ लाइसेंस, तो ऑब्लिगेशन के लिए होता है ज़रूरी, यानी यू मस्ट आएगा इसमें, तो इसका आंसर होगा मस्ट। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए बी और सी पोर्शन में डिवाइड करके, उसमें भी सब टाइटल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 से लेके 10 तक। तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो आगे के जो 10 नंबर क्वेश्चन हैं, 10 नंबर आएंगे, वो सेकेंड नंबर के क्वेश्चन से आएंगे। 2 3 4 5 एंड 6 बचे हुए नेक्स्ट पैसेज में से आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अभी हमने सेक्शन नंबर ए जो है उसके 20 नंबर के क्वेश्चन करे, और वो मैंने आपको समझाया भी कि किस तरह से उनको डिवाइड किया हुआ है। अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 12 to 19, यानी 12 से लेके 19 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं, जो 16 नंबर के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पैसेज आया हुआ है। अब इस पैसेज को पढ़ते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू keep us free from many diseases. In some ways, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health because they have more close-knit social system with better communication between people than do many people in wealthy and developed nations. With very little by way of resource of sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. तो अब जैसे ये आपका क्वेश्चन आया है पैसेज का, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको जो भी पैसेज आता है एग्ज़ाम में उसको आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये आप दिमाग में रखिए। अब कई बार ये होता है कि बच्चे को पैसेज समझ में ही नहीं आता कि इस पैसेज में आखिर क्या दिया हुआ है और ये क्वेश्चंस जो हैं इनके क्या आंसर होंगे। तो भी आपको एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे आप उसको अटेंड करें। अब देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई दे रहा है, व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज़ेस। क्वेश्चन का मतलब है कि हमें क्या चीज़ें हैं जो बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती हैं। सपोज़ आपको ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया, आपको बिल्कुल
किसी तरह का आइडिया नहीं है कि इसमें क्या पूछा गया, तो भी आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, आपको फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस जो ये वर्ड है, इसको आप ढूंढने की कोशिश करिए इस पैसेज के अंदर, कि ये जो पैसेज है इसके अंदर ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ये लाइन जो है फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस, तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगी फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस। और कुछ अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो भी आपको क्या करना है, जहाँ से ये पूरा जो लाइन है जो स्टार्ट हो रही है और डिजीज़ तक, आपको उसको लिख देना है आंसर नंबर 2 लिख के। वी शुड रिमेंबर दैट कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, और ये ही इसका आंसर है। ठीक है, ये वो बच्चे ध्यान से सुने जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि किस तरह से पैसेज के क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, तो ये आपका आंसर, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर आप दे पा रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ इट ईजी इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया। वैसे तो जो क्वेश्चन है उसका मतलब है कि जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना आसान क्यों है। तो जिसको ये पैसे समझ में आया है वो इसमें से आंसर्स आराम से ढूंढ लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये भी नहीं समझ में आया, तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। अब ये देखिए, ये सेम टू सेम लाइन यहाँ पे दी हुई है, इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। तो आपको ये नहीं है कि खाली यहीं तक आंसर कर देना, नो, आपको ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइन, जैसे ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है इन सम वेज से, तो इन सम वेज से स्टार्ट करके पूरा का पूरा आपको इन सम वेज से लेके यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, बिकॉज पूरा कंप्लीट करके, दोबारा बताती हूँ आपको, ये एक बार इसको रिमूव कर देती हूँ। हाँ, in some ways it is easier for the people in developing nations to achieve positive health because they have more close-knit social system with better communication between people than do many people in wealthy and developed nations। आप ये पूरा यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे तो भी आपका ये आंसर करेक्ट ही होगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा आंसर आ चुका है। ग्रामेटिकली हो सकता है आप थोड़ी बहुत गलती कर रहे हो, लेकिन कम से कम आपने आंसर लिखा तो। विच 2 टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ आर बीइंग कंपेयर्ड। अब इसमें पूरे पैसेज में आपको 2 तरह के देशों के बारे में कंपैरिजन किया गया है। तो इसमें पूछा है कि वो 2 तरह की कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है नेशन। अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि 2 नेशंस की बात चल रही है यहाँ पर, एक तो डेवलपिंग नेशंस की और दूसरी डेवलप्ड नेशंस की। तो ये यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है डेवलप्ड नेशंस, तो यानी विकासशील देश और विकसित देश। तो आपको सिर्फ ये 2 लिखने हैं, और अगर आप अच्छे से और आंसर लिखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन में से लिखिए 2 टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड आर डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेटिस्फाइड। यानी आपको पैसेज के अंदर से उस शब्द को ढूंढना है जिसका मतलब है सेटिस्फाइड। तो अब इस पूरे पैसेज में जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं पहले आप उनको देखिए। हो सकता है कि जो अलग टाइप का वर्ड होता है वो ही ज़्यादातर उस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो वैसे तो सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, और कंटेंटेड का मतलब भी यही होता है। तो इसका आंसर होगा सेटिस्फाइड की जगह आपको क्या लिखना है, द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेटिस्फाइड इज़ कंटेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ। यानी हम पॉजिटिव हेल्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये देखिए, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज़ लिखा हुआ है। तो वैसे अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहेंगे तो आंसर होगा वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज़ बाय द वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़। लेकिन जिन बच्चों को इसका भी आंसर समझ में ना आए तो वो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ। जहाँ पे भी लिखा हो आप उस वर्ड को ढूंढिए और उस पूरी लाइन को आप इसमें लिख
सकते हैं। जैसे ये वर्ड आया है अचीव, इसको आप यहाँ पे देखेंगे वी कैन अचीव। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ और द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटीज़। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 6। तो इस तरह से आपने पैसेज छोड़ा भी नहीं और आपने कोशिश भी की कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें। आगे वापस देखिए, यहाँ पे 7 और 8 जो क्वेश्चन है वापस वो पैसेज वॉइस में दिया हुआ है। द टाइगर किल्ड अ डियर इन द पार्क। तो इसका आंसर होगा अ डियर वॉज किल्ड बाय द टाइगर इन द पार्क। तो ये आप नोट करते जाइए, मैंने इसीलिए कहा था कॉपी पेन आप सब पास में लेके बैठिएगा कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है अ डियर वॉज किल्ड बाय द टाइगर इन द पार्क। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आंसर होगा द ट्रैफिक रूल्स पहले आ जाएगा, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू। तो इसका आंसर होगा द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू। जब आपको मैं एक्टिव पैसिव पूरा समझाऊंगी उसमें मैं आपको पूरे रूल्स बता दूंगी। अभी खाली हम ये पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आंसर बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 तीन इसमें आपके एक नंबर के ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। माई फ्रेंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग। तो आंसर होगा, यहाँ पे अलास शब्द यूज़ हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ये यहाँ पे निशान है एक्सक्लेमेशन का, इसलिए ये होगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, क्योंकि उसका जो पर्स है वो खो गया है तो उसको दुख हुआ, तो दुख के लिए होगा सॉरो। माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग। तो दोबारा से बोल देती हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें। My friend exclaimed with sorrow that he had lost his bag. Next देखिए, the teacher said the sun rises in the east. ये एक स्टेटमेंट है और आपको पता है जब भी कभी स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट ऐसे कि ऐसे ही डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में उतर जाती है और सिर्फ दैट शब्द का यूज़ करते हैं उसको जोड़ने के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये ऐसे कैसे आएगा, ये आंसर होगा द टीचर सेड, यानी ये पूरा यूं ही उतरेगा द टीचर सेड। उसके बाद में आपको बीच में लगाना है यहाँ पे दैट, द टीचर सेड और यहाँ लिखेंगे दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, और ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये जो ऊपर कॉमास हैं आपको इनको हटा देना है। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। अब ये जो टेक कंप्लीट रेस्ट जो है वाक्य है, इसका मतलब होता है ये एक सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ पे होगा द डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट, उसने पेशेंट को सलाह दी। और दोनों को जोड़ने के लिए जब भी आपको स्टेटमेंट होता है, जब भी कोई आप एडवाइस देते हैं तो उसको टू से जोड़ते हैं। तो आंसर होगा द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू लग जाएगा टेक कंप्लीट रेस्ट, और ऊपर जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं वो दोनों हट जाएंगे। तो इस तरह से ये आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन बी देखिए, फिर वापस आपको सेक्शन बी में पैसेज आ गया है। 12 से लेके 15 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो फिर इस पैसेज में से दिए हुए हैं। आप लोग इसको पैसेज को पढ़ लीजिएगा पूरे को और उसके बाद में हम इसके आंसर्स करेंगे। मैं आपको आंसर्स वैसे बता देती हूँ डायरेक्ट, टाइम पूरा पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप खुद पढ़िएगा। सिर्फ आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे ढूंढने हैं। तो 12, 13, 14 और 15 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के। द जायंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। जो बच्चे समझ जाएंगे पैसेज को वो पूरा आंसर ढंग से लिख पाएंगे कि उसने क्या देखा। तो उनके लिए आंसर है ही सॉ अ ट्री इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन which was covered with lovely blossoms. Its branches were golden and silver. Fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he loved. तो बच्चे
ये देखा उसने कि पूरा बगीचा था वो बिल्कुल फूलों से लबालब था, और जो उसकी ब्रांचेस थी वो गोल्डन और सिल्वर उसमें फ्रूट्स लगे हुए थे, और उनके नीचे अंडरनीथ यानी नीचे एक बच्चा जो लड़का था वो खड़ा हुआ था जिसको वो बहुत पसंद करता था। हु वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री, यानी अब ये देखिए यहाँ पे वापस यही वही चीज़ ट्रिक आपको यूज़ करनी है जिनको समझ में नहीं आया कि अब इसका आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे अंडरनीथ द ट्री वर्ड यूज़ हुआ है, तो आपको पैसेज में उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अंडरनीथ द इट स्टूड द लिटिल बॉय। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा आपका आंसर? अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना ही लिखना है, हु वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री, अ लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री। तो ये बस खाली द लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द जाइंट्स फेस ग्रो रेड विथ एंगर, कि जो दानव था उसका जो चेहरा था वो गुस्से से लाल क्यों हो गया? तो आंसर होगा, व्हेन द जायंट केम नियर द लिटिल बॉय ही ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर प्रिंट्स ऑफ 2 nails on the child's hand and the 2 on his little feet. Seeing this, the giant face grew red with anger. यानी जब बच्चे के हाथ पे और पाँव पे उसने 2 निशान देखे तो उसको गुस्सा आया नाखूनों के निशान को देख के। बाकी अगर आपको वैसे पैसेज में से इसका आंसर ढूंढना है उन बच्चों को जिनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो जायंट्स फेस ग्रो रेड विथ एंगर, यानी गुस्से से उसका चेहरा लाल क्यों हो गया, इसको आप यहाँ पे ढूंढिए पैसेज में। ऑन द पाम, उसने क्या देखा था बच्चे के हाथ पे? उसने निशान देखे थे। ऑन द पाम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ 2 nails एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट। ठीक है, इसको देख के उसको गुस्सा आया, और उसने, अगर आप चाहें यहाँ तक लिख सकते हैं, हु हैथ डेयर टू वूंड थी, क्राइड द जायंट, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। ये बात यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं कि उसको क्यों गुस्सा आया, उसने क्या कहा। ये उन बच्चों के लिए है जिनको ढंग से समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आंसर करना है, तो आप ये लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द चाइल्ड से, वॉट डिड द चाइल्ड से टू द जायंट, जायंट को बच्चे ने क्या कहा? द चाइल्ड सेड टू द जायंट दैट द वुंड्स वर ऑफ लव एंड ही फर्दर आस्क्ड हिम टू विजिट हिज गार्डन विच वॉज अ पैराडाइज। तो उसने कहा कि ये जो निशान है ये प्यार के निशान हैं, तो उस ताकि उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं आए। तो आप नोट कर लीजिए द आंसर, व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जायंट। द चाइल्ड सेड टू द जायंट दैट द वुंड्स वर ऑफ लव एंड ही फर्दर आस्क्ड हिम टू विजिट हिज गार्डन विच वॉज अ पैराडाइज। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के आंसर्स कर दिए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसमें शायद जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द जायंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, इस तो यानी उसने, जायंट ने एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा, और उसने क्या देखा था? जब उसने खिड़की के बाहर देखा, यहाँ पे उसने देखा, इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट, कि वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। अब आपको ये आंसर कहाँ से मिला? ये जो वर्ड है साइट, इससे आप पकड़ पाए कि इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट, कि बहुत ही खूबसूरत उसको दृश्य वहाँ पे दिखाई दिया। आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर वंडरफुल साइट जो शब्द है, इससे आप पकड़ पाएंगे कि इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो अपन कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट पैसेज है इसमें फिर वापस आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 16, 17, 18 एंड 19। ये क्वेश्चन वापस 2-2 नंबर के हैं, तो हम ये चारों क्वेश्चन करेंगे अटेंड, उनको कोई भी छोड़ेगा नहीं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन देखिए, आप पहले पूरा पैसेज पढ़िएगा, मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कर रही हूँ। जिन बच्चों को ये पैसेज समझ में आ गया उनके लिए मैं अलग से आंसर बताऊँगी कि आपको कैसे आंसर लिखने हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको
डिफ़िकल्टी होती है इंग्लिश पढ़ने में और पैसेज उनको ढंग से समझ में नहीं आता, तो वो बच्चे कैसे क्वेश्चन के आंसर्स करें वो देखें। व्हाट डिड कॉलरिज से अबाउट वाटर, यानी ये जो पूरा पैसेज है ये पानी के बारे में है और कॉलरिज ने पानी के बारे में क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर आपको पहली लाइन में ही मिलेगा, वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी हर जगह पानी ही पानी, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक सेड कॉलरिज, ये बात कॉलरिज ने कही थी। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका क्वेश्चन का आंसर नंबर 16। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया पैसेज, तो वो यहाँ से ढूंढ के फर्स्ट जो लाइन है इसमें से आंसर लिख सकते हैं। बाकी जो बच्चे अच्छे से आंसर लिखना चाहते हैं वो और 1-2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा लिखना चाहते हैं पैसेज के अलावा, व्हाट डिड कॉलरिज से अबाउट वाटर, कॉलरिज सेड दैट इवन आफ्टर हैविंग 70% वाटर ऑन अर्थ we are still suffering from water scarcity issue, especially in the developing and densely populated parts in the world। तो आप ये आंसर इसका लिख सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपने मैंने पहले बताया है सिर्फ उतना ही लिखेंगे, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक सेड कॉलरिज, तो भी इसका आंसर सही ही होगा, 1 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। What makes we the people real culprits of water crisis, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वर्ड ढूंढना है रियल कल्प्रिट्स, और रियल कल्प्रिट्स जो वर्ड है वो आपको जहाँ पे मिलता है, यानी हमें व्हाट मेक्स यानी बनाता है वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ वाटर क्राइसिस, यानी हम ही जिम्मेदार हैं इस पानी की कमी के लिए। तो रियल कल्प्रिट का मतलब होता है असली दोषी हम ही हैं। तो हमें कौन बनाता है असली दोषी, ये अगर हम देखेंगे पैसेज में तो आपको रियल कल्प्रिट वर्ड यहाँ पर मिलता है, ये देखिए यहाँ रियल कल्प्रिट, ठीक है। तो हमें क्यों बनाता है, क्योंकि हम पानी की वेस्टेज करते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से पूरा आंसर लिख सकते हैं, इट इज़ ईजियर टू ब्लेम द प्रॉब्लम ऑन चेंजिंग क्लाइमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट लेट्स एडमिट इट द रियल कल्प्रिट आर वी द पीपल फॉर वी वेस्ट वाटर विथ इम्प्यूनिटी। ये पूरा आंसर आपको लिखना है। बाकी जो बच्चे बहुत अच्छे से आंसर लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे वी द पीपल आर टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड एंड नॉट रियलाइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस, एंड वी आर वेस्टिंग वाटर इन इंडस्ट्रीज, क्लीनिंग डिशेज, flushing, washing, shaving, etc. instead of trying to protect and preserve fresh water resources। वो आंसर भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिखेंगे। तो जिन बच्चों ने ये लिखा है वो भी आंसर सही होगा, उनमें बच्चों के नंबर एटलीस्ट आप बिल्कुल छोड़ के आएँ, उससे अच्छा आप कुछ तो आंसर लिखें। नेक्स्ट देखिए, वाई कांट वी टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर, यानी हम जो पानी है उसको ऐसे ही नहीं ले सकते हैं कि भाई ये तो हम वेस्ट करें कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रांटेड टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है हमें इसको। तो आपको ग्रांटेड जो वर्ड है उसको ढूंढना है अगर आपको वो पैसेज में मिलता है तो, अदरवाइज़ आपको इसका आंसर लिखना है वी कैन नॉट वेस्ट वाटर और टेक इट ग्रांटेड फॉर लॉन्ग बिकॉज रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर श्रिंकिंग एंड वेल्स आर ऑल्सो ड्राइंग अप। धीरे धीरे सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। पैसेज में से अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, वी हैव टेकन वाटर एज ग्रांटेड बट वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड और डू सो, रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर श्रिंकिंग एंड वेल्स आर ड्राइंग अप। तो ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी गवर्नमेंट क्या अश्योर कर रही है ताकि हमारे को पानी मिल सके। अब तो आपको वर्ड ढूंढना है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो आपको पैसेज में बहुत इजीली मिल जाएगा। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए टिक करके, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो ये अगर आपको पूरा नहीं समझ में आए तो वैसे आप डायरेक्टली अगर आंसर लिखना चाहें तो लिखेंगे द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड रिलीफ विथ अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर
and are spreading awareness about its judicious use through audio visual campaigns in the media, but this is not enough unless and until we start to contribute in this water conservation mission. और या फिर आप सीधा यहाँ से लिख दीजिए, गवर्नमेंट can do little about the natural distribution of water. It is doing all it can to augment availability of potable water, to spread awareness about its judicious use through audiovisual campaigns in media. तो अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप गवर्नमेंट से स्टार्ट करके मीडिया तक पूरा का पूरा ये लाइन लिखेंगे तो भी आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पैसेज भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स रिफ्यूज़ टू फॉलो सर्टेन लॉ। फॉलो सर्टेन लॉज से आपको इसका आंसर मिलेगा। इसका आंसर है द वर्ड विल नॉट, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसका आंसर, द वर्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट if all the things refuse to follow certain laws of the universe. Next देखिए, what is prayer to men, यानी आदमी के लिए प्रार्थना क्या है? prayer to men, prayer to men, इससे आप आंसर ढूंढिए। Prayer and discipline is a most deed for man to impose on himself, as without it one will not be able to perform anything. तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what separates us from brute? तो आंसर होगा डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रूल्स। तो रूल्स के लिए जो शब्द यूज़ हुआ है इस पैसेज के अंदर वो है लॉज। तो लॉज इज़ द सिनोनिम वर्ड फॉर रूल्स फ्रॉम द अबव पैसेज। नेक्स्ट देखिए, वापस हमारा एक और पैसेज है। अब मैं खाली डायरेक्ट आपको आंसर्स बता रही हूँ, आप इनको मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वॉज जम्बाजी व्हेन द ग्रेट डिज़ास्टर ओवरटुक द होल रीजन। यानी जब उनकी उम्र क्या थी जब ये सारी की सारी घटना घटित हुई। तो फर्स्ट लाइन में ही आंसर दिया हुआ है, व्हेन जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड अ ग्रेट डिज़ास्टर ओवरटुक द होल रीजन। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द कैटल ईट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ड्रॉट। पहले साल में क्या खाया वह मवेशियों ने। तो यहाँ से आंसर होगा, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेस। वाई वॉज द सेकेंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसकी दूसरा साल जो था वो और भी ज़्यादा बद से बदतर क्यों था। तो यहाँ से आंसर होगा स्टार्ट इसका, द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फोर्थ जो क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल जो होता है उसके लिए वर्ड आपको एक लिखना है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज ही बना हुआ है। तो वो वर्ड अब तक आपको समझ में आ गया होगा, उसका मतलब होता है ड्रॉट, यानी अकाल पड़ना, सूखा पड़ना। तो इसका आंसर होगा ड्रॉट। ये जो वर्ड है ड्रॉट, ये इसका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आ गया 21 नंबर का। इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चंस 21, 22 और 23 नंबर पे जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में से हैं, जो आपकी दो बुक हैं, रेजोल्यूशन एंड गोल्डन रेस। तो 21 और 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके रेजोल्यूशन बुक के दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको चॉइस दी हुई है, आपको एक करना है। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन। कि ग्रिफिन जो है वो नियम तोड़ने वाला व्यक्ति था, उसको आप समझाइए। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप समरी या मेरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह वॉज सक्सेसफुल थीफ। हरी सिंह जो था वो एक बहुत ही शातिर और सफल चोर था, ये आप कैसे बताएंगे। इसका आंसर भी आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में मिल जाएगा।
व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, जब बड़ा लड़का खाली हाथ घर आया तो क्या हुआ। इस क्वेश्चन के आंसर भी आप मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका भी पूरा आंसर आप मेरे पहले के वीडियोस में देख सकते हैं कि यानी रेन वाटर, पानी को बचाने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं बरसात के पानी को बचाने के लिए वो। नेक्स्ट है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल, नूडल का कैरेक्टर स्केच ऑफ, बहुत अच्छे आंसर्स मैंने पहले अपलोड किए हैं, वहाँ से आप देखिए। हाउ डू द एनिमल्स कीप देमसेल्व्स से फिट, कि जानवर अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, इसके आंसर भी आपको मेरे वीडियोस में पहले वालों में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के आंसर्स आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है, इसमें एक पैराग्राफ है, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, यानी इस पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा के बारे में ये पैराग्राफ है। तो आप 10 लाइन्स लिख दीजिए एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट है स्टॉप चाइल्ड लेबर, यानी जो बाल श्रम है उसको कैसे रोका जा सकता है, ये चित्र दिया हुआ है, इस बाल श्रम के ऊपर आपको 10 लाइनें लिखनी है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका पोएम के अंदर से आया है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है आपको कि किस कविता की ये पंक्तियाँ हैं और इनके कवि कौन हैं और इसके संदर्भ में कविता लिखी गई है और उसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे 2 कविताओं की पंक्तियाँ दी हुई हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो है ये आपको पढ़ते ही, रिस्क देखते ही समझ में आ जाएगा कि रिस्क पोएम का है। रिस्क पोएम के इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मेरे पहले वीडियो में देख पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोएम पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका माई गुड राइट हैंड का में से दिया हुआ है और इसका भी अगर आपको आंसर चाहिए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरे वीडियो में देख लीजिए। फिर आते हैं हम लास्ट एंड फाइनल सेक्शन ई में, जिसको आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं। माय फेवरेट टीचर, आपका पसंदीदा अध्यापक, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी का क्या महत्व है, और अ लोकल फेयर, एक आपका लोकल जो मेला होता है उसके बारे में लिखना है। ये भी आप देख सकते हैं वीडियोस में जाके। उसके बाद 27 नंबर पे आपके 2 यहाँ पे लेटर दिए हुए हैं। यू आर सौरभ लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड दिनेश हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये एक पत्र लिखना है। आप सौरभ अपने आप को मान के लिखेंगे और आपका दोस्त है उसको आप लिख रहे हैं कि उसने बहुत अच्छे नंबरों से 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा पास की है, तो उसको बधाई देते हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन ईमेल टू द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट राजस्थान टू सेंड यू द डिटेल्स अबाउट द कंप्यूटर कोर्सेज हिज इंस्टीट्यूशन रन्स। ये आपको ईमेल लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है स्कूल मैनेजमेंट के राजस्थान के, कि वो आपको डिटेल्स भेजें कि कंप्यूटर कोर्सेज और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं चलाने के उसके बारे में। तीसरा एक और चॉइस दी हुई है, इसमें 3 चॉइस हैं, 1, 2 एंड 3, कि आपको एक पत्र लिखना है सुनील अपने दोस्त को और उसको लिखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्या है, कि योगा की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। तो तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। नेक्स्ट देखिए राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब आपको नेक्स्ट 28 नंबर पे भी वापस 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये रोड सेफ्टी में से हैं कि कार पूलिंग, ड्रंकन ड्राइविंग एंड एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग। ये तीनों के अगर आपको पढ़ना है तो मेरे वीडियोज़ में आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ पाएंगे। इन तीनों में से भी आपको एक ही अटेंड करना है। तो इस तरह से ये हमने आज बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस किया। आई होप आपको सारा पेपर समझ में आया होगा। एंड नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल के टाइम दे के सॉल्व कीजिए कि आपको कितनी आपकी तैयारी है, और बाकी हम आगे तैयारी करते रहेंगे, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी। नेक्स्ट मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे 2-3 दिन के बाद में, तब तक आप और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी इसका पूरा यूज़ कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।